नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका एटी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नए विषय के साथ फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं और आज का विषय है हमारा ऊर्जा। जैसे कि कल हमने जो कार्य के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कार्य क्या होता है, ठीक है, जब हम किसी वस्तु पे कोई बल लगाते हैं और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो हम कहते हैं भी कार्य हो गया है। अदरवाइज़ हम अगर वस्तु विस्थापित नहीं होती है तो हम कहते हैं कोई कार्य नहीं हुआ है। तो आज हम ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई एक भार ले लेते हैं, ठीक है, एक 100 किलोग्राम सहती कोई सहती या द्रव्यमान की कोई वस्तु है, तो उस पर कोई बल लगाता है, ठीक है, उस पर कोई बल लगाता है और वो वस्तु अपनी जगह बनाए रखती है, मतलब वो अपनी जगह से विस्थापित नहीं होती है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है। जैसे ही ज़्यादा बल लगाते हैं हम, ये अपनी जगह से क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं, अब क्या है, उसमें ऊर्जा आ गई। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अगर कोई हमारे पास हथौड़ा है, ठीक है, और एक लकड़ी है, उसके अंदर हमने कील लगानी है। अगर हम थोड़ी ऊंचाई से या बिल्कुल पास से अगर इस हथौड़े को इस कील पे लगाते हैं, ठीक है, चोट मारते हैं, तो ये लकड़ी के अंदर नहीं जाती है, नहीं धंसती है। अगर हम ऊंचाई थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं और फिर इस कील के ऊपर इस हथौड़े को जो है चोट लगाते हैं तो ये इसके अंदर चली जाती है। तो ये ऊर्जा कहाँ से आई, ठीक है, तो ये ऊर्जा कहाँ से आई। तो ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा क्या है भाई, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो दैनिक जीवन में हमने मशीनों से भी कार्य करवाना पड़ता है, तो वो ऊर्जा कहाँ से आती है। जैसे मशीन है, स्कूटर है, गाड़ी है, तो वो पेट्रोल या डीजल से आती है, ठीक है। हम जो है खाना खाते हैं तो हमारे अंदर जो है ऊर्जा आती है, तो हम कार्य कर पाते हैं, ठीक है। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के मुख्य रूप से इस धरती के ऊपर मुख्य रूप से जो है सूर्य के कारण ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूर्य के कारण हम ऊर्जा होगी, पानी के कारण होगी, वाष्प के कारण होगी, ठीक है, और जो है विद्युतीय ऊर्जा होगी, आणविक ऊर्जा होगी। तो ये हमारे दैनिक जीवन में हमने जो है इन ऊर्जाओं से हम जो है चिर परिचित हैं। आज हम देखते हैं कि भाई स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है। उससे पहले ये बता देते हैं, जो वस्तु ऊर्जा देती है वो इसका मतलब नेगेटिव हो जाती है, और जो उस वस्तु जिस पे हम कार्य कर रहे हैं इसका मतलब वो ऊर्जा ले रहा है, इसका मतलब वहाँ पे ऊर्जा क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है, ठीक है। तो जब ऊर्जा की बात करेंगे हम, ठीक है, तो ये क्या है, कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता, ठीक है। इसका मतलब इसकी यूनिट भी क्या रहेंगी, ऊर्जा की यूनिट भी क्या रहेंगी भाई, ऊर्जा के मात्रक भी क्या रहेंगे, जो मात्रक क्या है, कार्य के हैं, वही मात्रक ऊर्जा के रहेंगे। तो अब हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में एक बार बात करते हैं। वस्तु में उसकी गतिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तो वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है या वस्तु द्वारा उसकी गति के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। तो हमने पिछले लेक्चर में जब गति के समीकरण पढ़े थे, वहाँ से हमने कुछ इक्वेशन देखी थी, उनका भी प्रयोग करेंगे। तो हम जो है एक गणितीय मान निकालते हैं कि भाई गतिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा, वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब गति उस गति को में लेके आने के लिए, किसी वस्तु को गति में लेके आने के लिए जो कार्य किया गया है, इसके मतलब वो महत्वपूर्ण है। तो हमारी जो है गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी से भी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो कार्य उस गति को प्राप्त करने के लिए किया गया वो उसके बराबर होगी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, जो कार्य क्या होता है, F/s, ठीक है। गति के समीकरण से क्या आ जाएगा हमारे पास, v² - k u² = 2as था। तो यहाँ से s क्या हो जाएगा,
वी स्क्वेयर माइनस के यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। लेकिन हमें तो पता है कि प्रारंभिक वेग तो हमेशा शून्य होता है, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से वी स्क्वेयर बाई 2a। ठीक है, तो इस इक्वेशन का भी हम प्रयोग करेंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, अब हमने न्यूटन के दूसरे नियम से हमने ये देखा F होता है ma। ठीक है, तो जो समीकरण यहाँ पे हमने देखी थी, इसमें दोनों वैल्यू रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, ma इंटू एस क्या था, वी स्क्वेयर बाई 2a। ए से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कार्य हो गया 1/2 mv स्क्वेयर। तो कार्य इसका मतलब क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई हमारी 1/2 mv स्क्वेयर। और जो इसके मात्रक हमने देखा, इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ऊर्जा को जूल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने गतिज ऊर्जा का एक समीकरण निकाला भाई। ठीक है, अब न्यूटन का दूसरा नियम जब पढ़ा था तो हमने संवेग के बारे में देखा था। किसी वस्तु में जो चाल की जो मात्रा होती है, ठीक है, वो क्या होता है, संवेग होता है। तो संवेग और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के बीच में क्या संबंध होता है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, संवेग के बीच में संबंध, तो P संवेग है, तो ये क्या होता है m इंटू वी। ठीक है, और यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा देखी हमने ke, वो क्या होता है 1/2 mv स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर इसको स्क्वेयर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये p स्क्वेयर इक्वल टू m स्क्वेयर और v स्क्वेयर। इसको मैं लिख सकता हूँ m इंटू एम वी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से पता चल रहा है, कुछ ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 डिवाइड में है इसके, तो मैं डिवाइड में कर दूँगा। अब आप कहोगे ये तो भाई समीकरण क्या है, बदल गई है, इसको सेम रखना है, तो यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ तो हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ये दिख रही। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, पी स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m ke। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा पी स्क्वेयर बाई 2m। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, एक महत्वपूर्ण समीकरण है, जिससे हम जो है अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमने गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में क्या संबंध है वो हमने निकाल लिया है। तो क्या संबंध है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी पी स्क्वेयर बाई 2m हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा जैसे आपने देखा होगा कि भाई यहाँ से एक चीज़ और देखी हमने, यहाँ से अगर वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है, यहाँ से वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तब भी हमारी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और v का तो स्क्वायर है, ठीक है, उसका तो वर्ग है, तो और भी ज़्यादा हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ये आपस में क्या है, समानुपाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो है वस्तु की स्थिति के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास जो है बच्चों को खिलाने के लिए जो है चाबी वाले खिलौने होते हैं, उसमें चाबी भरते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा जब खिलौना टूट जाता है, स्प्रिंग होता है उसके अंदर, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाबी जैसे भरते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाता है। जैसे हम उसको ज़मीन पे रखते हैं, जैसे वो कार्य करता है तो स्प्रिंग वापस में ज़्यादा जो है साइज उसका बढ़ने लगता है। तो वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगेन वो भी कार्य से ही रिलेटेड है, भाई जितना कार्य उसको उसकी स्थिति को बदलने में किया गया वो उसके बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है स्थितिज ऊर्जा, वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ से हम इसको पोटेंशियल एनर्जी भी देखते हैं, क्या बोलते हैं इसको PE। तो ये हो जाएगा F इंटू S। तो F हमें पता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। F इक्वल टू क्या होता है MA, क्या होता है MA। लेकिन जब हम स्थिति की बात करते हैं, अगर वस्तु को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये जो A है ये क्या हो जाएगा भाई mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा
जी, ठीक है, F की वैल्यू आ गई। और जब हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो ये S भी क्या हो जाएगी, H के बराबर हो जाएगी। तो इस समीकरण में हम रख देंगे, ये हो जाएगी mg इंटू एच। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी होती है। वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा इसमें होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत देखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखना है। ये नियम क्या कहता है कि भाई ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा को ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसका जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर बदला जा सकता है। तो वो भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब वस्तु अपनी जो स्थिति से बदलने से पहले जो ऊर्जा थी और बदलने के बाद जो ऊर्जा है वो दोनों क्या होंगी, हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है, टोटल एनर्जी जो है उसके अंदर इक्वल रहेगी। तो इसके ऊपर जो है, मैं एक फेमस साइंटिस्ट थे हमारे गैलीलियो गैलीली, तो पिसा की इमारत, वहाँ पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो वही इमारत की बात कर लेता हूँ। जस्ट एक मॉडल ले रहे हैं, ठीक है, ऊर्जा में संरक्षण के नियम। ये मैंने बता दिया है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल है, इसको भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को दिखाने के लिए। एक पिसा की इमारत है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर, लेकिन इसकी एक्चुअल हाइट भाई 57 समथिंग है। ठीक है, मैंने अपनी सुविधा के लिए 60 मीटर मान ली है। उस पर एक लड़का गैरी है, वो क्या करता है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है वहाँ से फेंकता है 60 मीटर की ऊंचाई से। ठीक है, तो उसकी अलग अलग ऊंचाइयों पर ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैं ये पिसा की इमारत बना लेता हूँ, एक मॉडल तैयार कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पिसा की इमारत है। ठीक है, ये भाई कुछ डिग्री एंगल पे झुकी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से जो है गैरी 10 किलोग्राम वेट को नीचे फेंकता है। तो हमने यहाँ पे देखना ऊर्जा कितनी है, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे हम 3 पॉइंट लेते हैं। ठीक है, ये कितना है भाई, 60 मीटर है। ठीक है, तो हम अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने 60 मीटर ले लिया। तो पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो आप एक बात देखो, जब इसको चोटी से फेंकता है तो मतलब जब तो वो पकड़े हुए है उस टाइम उसकी ऊर्जा क्या है, जो गतिज ऊर्जा है वो तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं टोटल एनर्जी देखता हूँ 60 मीटर की ऊंचाई पे, तो क्या हो जाएगी ऊर्जा, mgh प्लस के हाफ mv²। तो यहाँ से mgh 10 जी, ग्रेविटी की वैल्यू 10 मान लेता हूँ, हाइट कितनी 60 है, प्लस में हाफ mv²। v² तो कितना हो जाएगा, वस्तु चल ही नहीं रही, वस्तु तो चल ही नहीं रही, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 v, सॉरी भाई, तो v², ये तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये आ गई हमारे टोटल 6000। क्या होगी, टोटल 6000। टोटल एनर्जी TE60 पे क्या होगी, 6000। एनर्जी को हम किस में मापते हैं, जूल के अंदर मापते हैं। इतने जूल एनर्जी जो है उसकी हो गई। अब मैं मानता हूँ, मान लो कि 30 मीटर पे कितनी होगी, 30 मीटर ऊंचाई पे ये ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो T30 पे देख रहे हैं कितनी होगी, तो mgh प्लस के हाफ mv²। ठीक है, तो m कितना है 10, g 10 है, हाइट क्या है 30 है, प्लस हाफ m कितना है 10 है। v² कैसे निकालेंगे, गति के समीकरण की हेल्प से निकालेंगे। क्या, v² माइनस के u² इक्वल टू 2as। ये 0 है तो ये v² क्या हो जाएगा 2as। यहाँ से a 10 है तो ये 10 इंटू s कितना हो जाएगा भाई, दूरी 30 है तो ये हो जाएगा 300, 600। v² की वैल्यू आ जाएगी 600, तो यहाँ पे लिख देंगे 600। ठीक है, ये 5 है तो ये 3000 हो गया, 3000 ये है तो ये आ गया, ये भी 6000 जूल होगी। जब वस्तु जो है हमारी 30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है, 60 से 30 तक, तो भी हमने देखा जो टोटल एनर्जी है वो 6000 जूल है। अब मैं देखता हूँ जब वस्तु हमारी
जब वस्तु हमारी यहाँ पे बिल्कुल धरातल पे पहुँच जाती है, इसका मतलब जो है ऊंचाई तो यहाँ पे 0 होगी, लेकिन वेलोसिटी बढ़ गई है, वेलोसिटी बढ़ गई है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ से भी जो है हमने देखा कि जब उस तय पे आ जाती है तब देखेंगे तो mgh प्लस के हाफ mv², ठीक है। तो ये हो जाएगी gh, h तो क्या हो गया 0, इसका मतलब ये 0 हो गया, हाफ mv², तो ये हो जाएगा यहाँ से 10, v² क्या हो जाएगा 2as, तो यहाँ पे 2a कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन 10 है, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइट 2as, इसका मतलब तो 60 है, ये 60 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 10 10 100 और 60 6000, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6000, जो हमारी टोटल एनर्जी हमने देखा अलग अलग पॉइंट पे क्या होगी 6000 हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे हमारा रहता है, ठीक है। तो ये आज हमने जो है ऊर्जा के अलग अलग रूपों के बारे में देखा और उनके बीच में क्या संबंध है इसके बारे में हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।